सभी को मेरा नमस्कार। अपन बीएससी नमस्ते सर। इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर फर्स्ट कवर कर चुके हैं। उसके बाद में अब आपके आती है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड का जो नाम है वो संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन। क्या बोला मैंने? मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आज अपन इस यूनिट की शुरुआत करते हैं। इस यूनिट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हल्का सा बैक क्लास में जाना पड़ेगा बीएससी सेकेंड ईयर में। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वीबीटी सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी सिद्धांत को संयोजकता बंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? संयोजकता बंध सिद्धांत के नाम से। इस संयोजकता बंध सिद्धांत में मुख्य रूप से आप लोगों को उपसहसंयोजक यौगिक के बनाने के लिए बताया गया था। उसी के साथ में उन उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया एवं आकृति के बारे में अध्ययन किया और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो वीबीटी कॉन्सेप्ट है, तो वीबीटी या जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, मुख्य रूप से मैंने क्या बताया कि उप सह संयोजक यौगिक के बनने, कौन से यौगिक के बनने? उप सह संयोजक यौगिकों के बनने के बारे में बताता है। उसी के साथ में उनकी ज्यामिति अर्थात आकृति के बारे में बताता है। जैसे मैंने कहा, अगर मान लिया जाए किसी भी संकुल है, उस संकुल की समन्वय संख्या 4 पाई जाती है। उन्होंने दो प्रकार की ज्यामिति बताई। एक बताई वर्ग समतलीय ज्यामिति या चतुष्फलकीय ज्यामिति हो सकती है। उसी के साथ समन्वय संख्या 6 पाई जाती है। उनकी जो ज्यामिति है वर्गाकार द्विपिरामिड या अष्टफलकीय ज्यामिति पाई जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं वीबीटी सिद्धांत किस किस के बारे में बता रहा है? उपसहसंयोजक यौगिकों के बनने के बारे में, उनकी ज्यामिति एवं आकृति के बारे में। साथ ही बताया समन्वय संख्या 4 आती है तो ज्यामिति वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय हो सकती है, और 6 आने पर उसकी ज्यामिति वर्गाकार द्विपिरामिड एवं अष्टफलकीय पाई जाती है। साथ ही ये क्या बताता है? चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी करता है। कौन से गुणों की व्याख्या कर रहा है? चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी करता है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर क्लास के अंदर पढ़ा था। और मैं याद दिलाता हूं कि सबसे पहले आप क्या करते थे, याद करो कि केंद्रीय धातु है, उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में कक्षक विन्यास लिखते थे, फिर लिगैंड की प्रकृति देखते थे और प्रकृति के आधार पर फिर रिक्त कक्षक गिनते थे और आप संकरण निकालते थे। ये सारी चीजें आपने कहा कि बीएससी सेकेंड ईयर क्लास में। अब बीएससी फाइनल के अंदर आप लोगों के सिलेबस में वीबीटी सिद्धांत नहीं है। तो सर क्या है? केवल और केवल वीबीटी सिद्धांत की कमियां या लिमिटेशन है। क्या है आपके सिलेबस में? वीबीटी सिद्धांत की कमियां या लिमिटेशन। आपके सिलेबस में नहीं है, बीएससी सेकेंड ईयर में था जो आप लोगों ने कवर किया। तो सर बीएससी फाइनल में क्या है? बीएससी फाइनल में है वीबीटी सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। तो वीबीटी सिद्धांत की कमियां या सीमा है वो आपके बीएससी फाइनल में है।
तो शशि बेटा आप अनम्यूट हो जाओ, शशि। शशि यस सर। तो बेटा बीएससी फाइनल के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? वीवीटी सिद्धांत की कमियां, या कमियां को आप बोल सकते हो सीमाएं, या इंग्लिश में बोलना चाहूंगा तो आप इसे लिमिटेशन के नाम से जानते हो। तो आपके सिलेबस में क्या है? वीवीटी सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। अच्छा, यस सर। अब वीवीटी सिद्धांत की जो सबसे बड़ी कमी या पहली जो कमी है वो क्या है? सुनो, इसने क्या बोला था, ध्यान करो कि सबसे पहले केंद्रीय धातु को पहचानो, फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में क्या बोला था बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में बोला था कक्षक विन्यास लिखिए, कक्षक विन्यास के बाद में ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो धातु के लिए बोल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर क्लास में, लिगैंड के लिए बोल रहा था धातु के लिए। तो वीवीटी सिद्धांत केवल और केवल सबसे ज्यादा जो महत्व देता है वो धातु आयनों को महत्व देता है। कौन से आयनों को महत्व दिया इसने? धातु आयनों को अधिक महत्व दिया, जबकि इन्होंने लिगैंड को नगण्य मान लिया। या हम ये कह सकते हैं लिगैंड है, उस लिगैंड के महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब दूसरी कमी क्या है वो सुनो सर। दूसरी कमी आती है कि हमने कहा कि NH3 ये एक प्रबल लिगैंड है, कई जगह दुर्बल का भी काम करता है। कहने का मतलब आप और हम प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड में आसानी से विभेदन नहीं कर पाते थे कि कौन सा प्रबल लिगैंड है और कौन सा दुर्बल लिगैंड है। पहली कमी तो मैंने क्या बताई कि इस सिद्धांत के द्वारा केवल और केवल धातु आयन ज्यादा फोकस किया गया, लिगैंड पर फोकस नहीं किया। दूसरी कमी क्या कहता है कि ये प्रबल और दुर्बल लिगैंड है, आसानी से विभेदित नहीं करता है। तीसरी कमी सुनो भैया, लाओ सर, कि हमने बोला, क्या बोला? अगर मान लिया जाए, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, कि यदि मान लिया जाए DsP2 संकरण बनता था, या बेटा D2sP3 संकरण बनता था, तो आप लोगों ने इनको क्या बोला था? आंतरिक कक्षक संकुल बोला था। आंतरिक कक्षक संकुल बोला, ठीक है। उसी के साथ में अगर मान लिया जाए आपका संकरण बन रहा है sp3d या sp3d2, इनको बोलते थे बाह्य कक्षक संकुल बोलते थे। ठीक है, एक आंतरिक कक्षक संकुल है, एक आपका बाह्य कक्षक। ठीक है, अब सर आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल में मैंने वहां पहचान बनाई थी। अगर D पहले आता है तो इसका मतलब है कि उसमें N-1D कक्षक काम आता है संकरण में, जबकि लास्ट में D आता है तो इसका मतलब है उसमें ND कक्षक काम आता है संकरण। तो N-1D कक्षक संकरण में भाग लेने के कारण इसे आप आंतरिक कक्षक संकुल बोलते थे, और बाह्यतम कोष भाग लेता है D का, उसे बाह्य कक्षक संकुल बोलते। लेकिन यह सिद्धांत कौन सा? VBT सिद्धांत आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुलों की संपूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाता। तो कितनी कमियां बताई? फिलहाल मैंने 3 कमी आप लोगों को बताई है। कितनी कमी बताई है? 3। तो मोहन आप अनम्यूट करो। अब मोहन, अच्छा पहली कमी तो क्या बताए थे बेटा? किस पर ध्यान दे रहा है सबसे ज्यादा?
सर दोबारा बोलना। सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है बेटा वो दिया जा रहा है अपने पास में धातु पर, न कि क्या दिया था? लिगेंड पर। मोहन किस पर ध्यान दिया बेटा? धातु आयन पर। हाँ, लिगैंड को इम्पोर्टेंस नहीं दी। दूसरी कमी क्या बताई कि ये प्रबल और दुर्बल लिगैंड में विभेद करता है क्या आसानी से? नहीं कर पा रहा। तीसरी बताई आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल में विभेद कर पाया क्या? इनकी व्याख्या कर पाया क्या? नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। उसी के बाद में अब आती है चौथी कमी, सुनो। फोर्थ कमी में क्या बोला अपने पास में कि जो वीबीटी सिद्धांत है ये क्या करता था? ये उपसह संयोजक यौगिक बनाता था। उपसह संयोजक यौगिकों को आप क्या बोलते थे? संकुल यौगिक। क्या बोलते थे? संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। तो ये कहता है जो संकुल यौगिक है उन संकुल यौगिकों के रंग एवं स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं करता है। रंग एवं स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या कौन नहीं करता? वीबीटी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वीबीटी सिद्धांत। अगला और आगे चलते हैं। उसी के साथ में पांचवा पॉइंट है जो चुंबकीय गुण है। कौन से गुण है इनके? चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या प्रॉपर वे में नहीं कर पाए। और नहीं कर पाए वे अपने पास में वीबीटी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वीबीटी सिद्धांत। वो लास्ट पॉइंट आता है आपका कि ये आपका यूनिट नंबर 3 में काम आएगा डिटेल में, कि गति एवं उष्मा गति की स्थायित्व की व्याख्या। ठीक ना वर्षा बेटा, सही करो कैमरे को। गति एवं उष्मा गति की स्थायित्व की व्याख्या भी हम वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं कर पाते। किसके आधार पर नहीं कर पाते? वीबीटी सिद्धांत। अच्छा, आशीष अनम्यूट होना। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये बताओ अपने पास सबसे पहले तो इसने किस पर ध्यान दिया पूरा का पूरा? धातु आयन पर। धातु आयन पर, लिगैंड पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात बताई मैंने अपने पास में इन्होंने प्रबल और दुर्बल लिगैंड को आसानी से विभेदित किया क्या? नहीं किया। नहीं किया। आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक के बारे में बता पाया क्या? नहीं बता पाया। नहीं बता पाया। उसी के साथ तीसरी बात बताई कौन सी अपने पास में कि चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर पाया क्या? नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। रंग और स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर गति पाया क्या? नहीं कर पाया। पाया। और उष्मा गति की स्थायित्व और गति स्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो मैंने किसके बताए हैं? वीबीटी सिद्धांत की कमी। कमियां बताइए, लिमिटेशन बताइए, सीमाएं बताइए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और यस आगे सर। करता हूँ बेटा। पॉइंट आपका CFT सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? CFT सिद्धांत। सिद्धांत पढ़ेंगे। CFT सिद्धांत अब आपके BSc फाइनल का टॉपिक है। कौन सी ईयर का है बेटा? BSc फाइनल का। चलो अब इसको अच्छे से समझो। तो अगला जो पॉइंट आया वो आपका आया CFT। सी का मतलब होता है क्रिस्टल, एफ का मतलब होता है बेटा फील्ड, और टी का मतलब होता है थ्योरी। इसको बोलते हैं पूरा नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और फील्ड थ्योरी। पहले मैं इसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ। क्रिस्टल CRYSTAL क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल को क्रिस्टल ही बोलते हैं। तो क्रिस्टल क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये जो अपने पास में कॉन्सेप्ट है वो बेटा BSc फाइनल के अंदर कंप्लीट है। हल्का फुल्का आप लोगों ने BSc सेकेंड ईयर के अंदर नहीं बल्कि 12वीं क्लास में भी पढ़ा था। कौन सी क्लास में पढ़ा था? 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास।
उसमें केवल अष्टफलकीय ज्यामिति को डिटेल में पढ़ा था और उसी के साथ चतुष्फलकीय का छोटा सा हिस्सा पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको वर्ग समतलीय का भी पढ़ना पड़ेगा। 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर ये है क्या, अब अगली पॉइंट आ रही है। CFT सिद्धांत है क्या, पहला काम याद है। तो देखो, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्या नाम दिया बेटा? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अपन कई बार ये कहते हैं कि सर ये NaCl, NaCl का मतलब क्या है? नमक। तो आप ये बोलते हो नमक है, वो क्रिस्टलीय रूप में होता है या क्रिस्टलीय रूप में? क्रिस्टलीय रूप में। क्रिस्टलीय रूप में। तो जो नमक होता है उसको तोड़ोगे तो बताओ नमक में क्या मिलेगा? Na+ और Cl-। Na+ और Cl-। मैं ऐसे बोल दूं कि नमक में आयन मिलेंगे, हाँ या ना? यस सर। आयन क्या मिलेंगे, सेम या विपरीत मिलेंगे? विपरीत आयन। विपरीत आयन मिलेंगे। तो विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं या प्रतिकर्षित? आकर्षित। आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करते हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई बंध होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन ये बताओ, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध। आयनिक बंध। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे बेटा, क्रिस्टल में सामान्यतः कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध हो गया। तो तुम बताओ इस सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। मैं ऐसे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ कि इस सिद्धांत का अनुप्रयोग मुख्य रूप से कौन से क्रिस्टलों के लिए किया गया था? आयनिक क्रिस्टलों के लिए। कौन? आयनिक क्रिस्टलों के लिए। आयनिक क्रिस्टलों के लिए। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा था? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या पड़ा क्षेत्र था? सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अभी आपने बताया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में कौन सा बंध बताया था पहले? आयनिक बंध। आयनिक बंध में क्या पाए गए? आयन। आयन कितने होते हैं? 2। तो अब ये जो आपका CFT सिद्धांत है, ये किसका सुधरा हुआ रूप है? VBT सिद्धांत। वीबीटी का। कौन से सिद्धांत का? वीबीटी सिद्धांत का। तो बेटा VBT सिद्धांत में अपने पास में ये मेटल किससे जुड़ता था? लिगैंड से। तो लिगैंड से कौन से बंध से जुड़ता था? उप सहसंयोजक बंध से। और इसी संकुल यौगिका क्या करता था? निर्माण करता था। अच्छा, अब इस VBT का सुधरा हुआ रूप क्या पढ़ रहे हैं अपन? CFT। तो ये बताओ लिगैंड के पास में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज माइनस मानोगे या प्लस मानोगे? माइनस। माइनस। तो इस सिद्धांत ने, कौन से सिद्धांत ने? CFT सिद्धांत में किसको? लिगैंड को कौन से कण माने? ऋणायन करने। ऋणायन बोले तो ऋण आवेशित कण माने। ये बात क्लियर होगी यहां तक? यस सर। इसका मतलब अब ये बताओ, इस लिगैंडों को ऋणावेशित माना या धनावेशित माना? ऋणावेशित। अब ये ऋणावेशित कण किसके पास जाएंगे, धनावेशित के पास या ऋणावेशित के पास? धनावेशित के पास। धनावेशित के पास। अतः धनावेशित कौन हो गया आपका? धातु। धातु। यहां तक दिक्कत है, समझ गया? आई? समझ में आ गई। वापस से सुन लो हल्का सा कि यह सिद्धांत आयनिक क्रिस्टल पर
काम में लिया गया, इसीलिए इसका नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पड़ा। इस सिद्धांत में लिगैंड को ऋणावेशित कण माना, जबकि धातु को धनावेशित कण माना। अतः ये लिगैंड अपने लोन पेयर या अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने जाते हैं? धनायन को। अर्थात मैं दाएं कह को। सकता हूं कि ये लिगैंड धन आयन की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर? धनावेशित की ओर। अच्छा, अब आपको मेन जो उद्देश्य है सीएफटी सिद्धांत का वो पढ़ा रहा हूं, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ना सभी बच्चे। ठीक है बेटा, ये बताओ इस लिगैंड को बेटा कौन सा कण माना, ऋणावेशित या धन आवेशित? ऋणावेशित। ये ऋणावेशित कण किनके पास जा रहे हैं? धनावेशित के पास या ऋणावेशित के पास? धनावेशित के पास। धनावेशित कौन है? धातु या फिर लिगैंड? धातु। धातु है। अब ये जो धातु है वो बेटा डी ब्लॉक का है। कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का। अब मेरे सभी बच्चे ढंग से बात सुनना भैया, लाओ गुरुजी सुनाओ, ठीक है ना। तो यहां से मैं एक वर्ड बोल रहा हूं बेटा कि लिगैंड के द्वारा, क्या बोला? लिगैंड के द्वारा। धातु के। धातु के। आप बताओ ये धातु कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाएंगे? डी कक्षक में। लेकिन ये बताओ अपने पास डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। 5। पांचों की ऊर्जा समान होती है, अलग अलग होती है? समान। इसलिए इन कक्षकों को क्या बोलते हैं? समरूप, समभ्रंश। भ्रंश कक्षक बोले तो डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, ये बताओ इन 5 डी कक्षकों का बाप कौन है? डी उपकोष, राइट? यस सर। तो ये बताओ डी उपकोष की कितनी औलाद? 5। 5। अणमा से कोई सो भी मर जाएगा तो दुख होगो ना बाप ने? होगो। समान होगो या अलग अलग होगो? समान है। क्योंकि एक माँ बाप के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। वो बाहर से दिखावा करते बेटा एक अलग बात है, ठीक है ना। क्लियर बात है। तो हम ये कहेंगे कि इन सब की यस सर। ऊर्जाएं क्या है? समान। क्या है ऊर्जा? समान। अब सुनो मेरी बात, अगली बात मैं लैंग्वेज वापस से रिपीट कर रहा हूँ। लाओ सर बताओ कि लिगैंड के द्वारा धातु के समान ऊर्जा के 5 डी कक्षकों का विभाजन या विपाटन करना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, कृष्ण बेटा अनम्यूट होना। कृष्ण। हाँ यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ किसके द्वारा विभाजन हो रहा है? धातु के द्वारा या लिगैंड के द्वारा? लिगैंड के द्वारा। किसका हो रहा है? धातु का या लिगैंड का? धातु। धातु का। धातु में समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक हैं? 5। और उनका बेटा क्या हो रहा है? विभाजन। किसके द्वारा? धातु द्वारा। किसके द्वारा विभाजन? लिगैंड के द्वारा। किसका हुआ? धातु। अच्छा, तो ये घटना ही क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन के नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आगे चलो। यस सर।
चलो तो भाई आगे चलता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा और निकिता, निकिता हरी सिंह बेटा आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। तो गुड़िया मैं आपको क्या बता रहा था, ये बता रहा था CFT सिद्धांत। क्या बता रहा हूँ बेटा? CFT। CFT सिद्धांत। अच्छा, अब इस CFT सिद्धांत के अंदर आप लोगों ने ये बताया कि सर लिगैंड के द्वारा धातु के समान ऊर्जा के 5 डी कक्षकों का विभाजन या विपाटन हो रहा है। अब ये देखो बेटा, ये समान ऊर्जा के कितने डी कक्षक हैं? 5D कक्षक। 5D कक्षक है। तो ये 5D कक्षक है। इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान या अलग अलग है? समान। इन कक्षकों को बेटा क्या बोला? समभ्रंश। समभ्रंश कक्षक। अब इन कक्षकों को किसके द्वारा? लिगैंड के द्वारा। मान लिया जाए मैंने लिगैंड कितने ले लिए बेटा? 6। तो इस लिगैंड के द्वारा इस धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षकों को कितने भागों में तोड़ दिया मैंने? 2 भागों में। ये मान लिया जाए नीचे तो बच गए बेटा 3 और ऊपर कितने चले गए? 2। तो ये 3 नीचे कैसे गए और ऊपर 2 कैसे गए वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बस इतना फिलहाल क्या आपने हमने क्या सुना है कि सर लिगैंड के द्वारा धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षकों का यहाँ पर ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये घटना क्या कहलाई? विभाजन या विपाटन। और इसी घटना को ही बोले थे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। क्लियर हो गए यहाँ तक? यस सर। अच्छा, विकास समझ पाया कि नहीं समझ पाया बेटा? विकास अनम्यूट करो, आपके पास ऑप्शन है।